अगर हम किसी घने जंगल में खो जाएं या किसी समुद्र के बीच फंस जाएं, तो रास्ता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक कंपस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और कंपास की सुई हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करती है, जिससे थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो हम सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, वो एक गाइड की तरह काम करता है। पर एक पल के लिए सोचिए कि आप एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहां बहुत ही भयंकर मैग्नेटिक स्टॉर्म आया हो, एक चुंबकीय तूफान। ओह, तब तो कंपस पूरी तरह से फेल हो जाएगा। वही तो, सुई पागलों की तरह घूमने लगेगी, कोई भी दिशा साफ नहीं दिखेगी। और अगर आज हम भारत के राजनीतिक माहौल और खास तौर पर उन चुनावी रुझानों की बात करें ना, तो हालत एकदम उसी कंपास की तरह हो चुकी है। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है आज के हालात पर। है ना? सुई हर दिशा में भाग रही है और कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। देखिए, चुनावों का जो डेटा होता है वो सिर्फ मैथ या गणित का हिस्सा नहीं होता। हम्म। वो इंसानी मनोविज्ञान और उनके छिपे हुए डर का एक बहुत बड़ा भंवर होता है। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मेन मकसद यही है कि इस तूफान के बीच से सच्चाई को निकाला जाए। आज 1 मई 2026 है जी। और पूरे देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। हमारी टेबल पर ना इस वक्त 2026 के 5 राज्यों के डेटा और सोर्सेज रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। एकदम सही। तो इन असेंबली इलेक्शंस के लिए हमने मीडिया डिबेट्स, लंबे रिसर्च पेपर्स, यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स को अच्छे से खंगाला है। और हमारा मिशन क्या है? मिशन ये है कि 4 मई को जब असली नतीजे आएंगे, उससे पहले का ग्राउंड पर माहौल कैसा है, खास करके पश्चिम बंगाल का वो इलेक्शन। ओ, बंगाल, वहां तो इस बार काफी कुछ अलग हुआ है। हाँ, वहाँ 92.85% यानी करीब 95% का हिस्टोरिकल वोटिंग टर्नआउट हुआ है। लेकिन एग्जिट पोल्स इतने बनते हुए हैं कि बस पूछो मत। सही कहा। और हाँ, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी सुनने वालों को एक जरूरी डिस्क्लेमर दे दूं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हमारे सोर्सेज में दोनों तरफ के विचार हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। हमारा काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा को सपोर्ट करना नहीं है। हम बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बस उन फैक्ट्स और डेटा को सामने रख रहे हैं जो इन ओरिजिनल सोर्सेज में दिए गए हैं। ये क्लैरिटी होना लाजमी है, क्योंकि आज हम जिस डेटा को डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत ही विरोधाभासी है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ। विरोधाभास तो आपने बहुत छोटा शब्द कह दिया। मुझे तो लग रहा है कि सर्वे एजेंसीज अलग-अलग ग्रह पर जी रही हैं। हाँ, नंबर्स देखकर तो यही लगता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक तरफ टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल है। वो कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी आ रही है। सुनामी? हाँ, उनके हिसाब से बीजेपी 192 सीटों के आसपास पहुंच रही है और जो टीएमसी वहां पावर में है वो 100 सीटों पर सिमट जाएगी। अच्छा, पर दूसरी तरफ एक और एजेंसी है, पीपल्स पल्स। उनका क्या कहना है? उनका दावा तो एकदम उल्टा है। वो टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को सिर्फ 95 से 100 पर रोक रहे हैं। वही तो, एक ही दिन एक ही जगह के लिए दो अलग-अलग मौसम विभाग जैसी भविष्यवाणी हो रही है। एक कह रहा है धूप खिलेगी, दूसरा कह रहा है तूफान आएगा। और इन सब के बीच चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने क्या कहा है? उन्होंने इन सारे पोल्स को फर्जी बता दिया है। उनका दावा है कि मां माटी मनोज की सरकार 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी बड़ी एजेंसीज जिनके पास इतना पैसा और रिसोर्सेज होते हैं, उनके आंकड़े इतने अलग कैसे हो सकते हैं? अगर मैं इसका जवाब दूं तो हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। क्या आपको 2021 के चुनाव याद है? हाँ, उस वक्त भी बंगाल में काफी उथल-पुथल थी। वहां पर इन पोलिंग एजेंसीज का गणित बुरी तरह फेल हो गया था। अगर एवरेजेस निकाले तो एग्जिट पोल्स ने टीएमसी की सीटें असल नतीजों से करीब 61 यानी 61 सीटें कम आकी थीं। वेट, 61 सीट्स? ये तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल। और वहीं बीजेपी को उन्होंने 49 यानी 49 सीटें ज्यादा दे दी थी। तब भी वही टुडेस चाणक्य बीजेपी को 100 के पार दिखा रहा था, लेकिन हकीकत में टीएमसी 215 सीटें ले आई थी। ओह वाह! तो अगर 2021 में सर्वे एजेंसी से इतनी बड़ी और ऐतिहासिक चूक हुई थी, तो उन पर आज हम भरोसा कैसे करें? वही तो पॉइंट है, ये उनकी पूरी मेथोडोलॉजी का फेलियर था। तो क्या उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा, या फिर बात कुछ और है, जैसे कि जमीन पर कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके फॉर्मूला को चलने नहीं दे रहा? आपका दूसरा पॉइंट ज्यादा वैलिड है। देखिए, जब डेटा गलत होता है ना,
तो जरूरी नहीं कि उनका गणित गलत हो। कई बार उस इंसान का बिहेवियर बदल जाता है जो डेटा दे रहा है। मतलब वोटर खुद? हाँ, इसको समझने के लिए हमें एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का वो इंटरव्यू याद करना चाहिए जो उन्होंने इंडिया टुडे पर दिया था। उन्होंने तो बंगाल का एग्जिट पोल रिलीज करने से ही मना कर दिया था। हाँ, वो क्लिप तो काफी वायरल हुई थी, मुझे याद है। उन्होंने जो वजह बताई थी वो तो किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं थी। एकदम सही कहा आपने। उन्होंने बताया कि वहां 70 से 80% लोगों ने 70 to 80% उनके सर्वेयर्स से बात करने तक से इनकार कर दिया। ये तो बहुत अलार्मिंग है। आमतौर पर नेशनल लेवल पर लोग कितना मना करते हैं? आमतौर पर मुश्किल से 10 या 15% लोग ही होते हैं जो सर्वे में हिस्सा नहीं लेना चाहते, पर 80% खामोश वोटर, ये ग्राउंड पर डर की निशानी है। और उन्होंने ये भी तो कहा था कि उनके सर्वेस को बंगाल में 21 दिन तक जेल में गुजारना पड़ा। हाँ, तो जब ऐसा डर या खौफ का माहौल हो तो वहां से क्या आपको सही ग्राउंड रियलिटी मिल सकती है? कभी नहीं। डेटा साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं आप लोग? इसको हम एक बहुत ही गंभीर सैम्पलिंग एरर कहते हैं और साथ में इसे नॉन रिस्पॉन्स बायस भी कहा जाता है। थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। जरूर। देखिए, आमतौर पर एजेंसीज कैपी मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू या कैटी मतलब टेलीफोन पर इंटरव्यू करती हैं। अच्छा, तो या तो घर पर आकर पूछेंगे या फोन पर? हाँ, लेकिन इन दोनों की फाउंडेशन क्या है? यही कि सामने वाला इंसान आपसे खुलकर बिना किसी डर के अपनी राय रखेगा। सही बात है। अगर कोई डरिए गया है तो वो कहाँ से सच बोलेगा? बिल्कुल। जब 80% लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो जो बाकी 20% डेटा मिलेगा वो पूरी सोसाइटी का सच कैसे बता सकता है? और यहाँ से एक नया कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन? देखिए, इंडिया टुडे पर प्रदीप गुप्ता कहते हैं उन्होंने पोल किया ही नहीं, डर के मारे। लेकिन दूसरी तरफ द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा। अच्छा। जिसमें उन्होंने लिखा कि एक्सेस माई इंडिया ने टीएमसी को बहुमत के पार दिखाया है। एक सेकंड, ये तो वही बात हुई कि आपने चेकअप किया नहीं पर रिपोर्ट बनाकर दे दी। वही तो, मीडिया रिपोर्टिंग में इतना बड़ा कंफ्यूजन है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, वो अपने सिम्टम्स या लक्षण ना बताए और डॉक्टर को बस शक्ल देखकर प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़े। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। पर एक बात बताइए, अगर देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिनके लोग जेल जा चुके हैं उन्हें डेटा नहीं मिला, तो ये जो बाकी लोग हैं जो 190 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं, वो ये नंबर्स ला कहाँ से रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ट्रेडिशनल तरीके फेल होते हैं तब क्या होता है? हवाएं रुख बदलती हैं। हाँ, और लोग मशीन लर्निंग की तरफ मुड़ते हैं। जब इंसान डर के मारे चुप हो जाता है तो डेटा साइंटिस्ट्स नए नए रास्ते निकालते हैं। यहाँ बहुत सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक रिसर्च पेपर देख रहा था। मार्च 2026 का पेपर है जिसका टाइटल है अ स्टडी ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एग्जिट पोल रिजल्ट्स। हाँ, मृण्मय देब और सोमेन भौमिक का पेपर। सही। उन्होंने बताया कि जब पोल्स फेल होते हैं तो मीडिया, टेक्स्ट और ट्विटर जैसी जगहों पर सेंटिमेंट एनालिसिस किया जा सकता है। एक लंबा सा फॉर्मूला भी दिया था उन्होंने, S = W1N + W2P, ऐसे करके। हाँ, उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया जहां पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ट्वीट्स को अलग अलग वेटेज दी जाती है। पर देखिए, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक करना चाहूँगा। क्या हम सोशल मीडिया के डेटा को असल दुनिया का सच मान सकते हैं? आपका डाउट लाजमी है। मतलब हम सब जानते हैं कि ट्विटर या एक्स पर तो आजकल IT सेल्स का पूरा कब्जा होता है। वो लोग डेली नए हैशटैग्स ट्रेंड करवाते हैं। तो क्या ऐसे में ये AI मॉडल्स एक एको चेम्बर को ही असलियत नहीं मान लेंगे? अगर हम इसको थोड़ा बड़ी पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस की रिसर्च है, ये एग्जिट पोल्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाई गई है। अच्छा, तो ये उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है? नहीं, इसे एक ऑक्सिलरी सिग्नल यानी एक मददगार टूल के रूप में इस्तेमाल करने की बात है। ओ, जैसे डबल चेक करने के लिए? बिल्कुल। इसका मकसद ये देखना है कि मीडिया और ट्विटर पर जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या वो आंकड़ों से मैच कर रहा है या फिर ये सब सिर्फ एक सिस्टमैटिक बायस है। अगर ऑनलाइन बहुत शोर है लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ खामोशी है, तो एनालिस्ट को समझ आएगा कि हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। समझ गया। AI बता सकता है कि भावनाएं क्या हैं, पर उनके पीछे का कारण जानने के लिए वापस लोगों के पास जाना पड़ेगा। और उस खामोश वोटर के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हमें विकास और पहचान की पॉलिटिक्स को समझना होगा। सही कहा आपने। अब आते हैं असल मुद्दों पर कि वोटर वोट किस बेसिस पर दे रहा है। इसके लिए भोलानाथ बिस्वास की 2026 की रिसर्च
बहुत अहम है। रानाघाट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली रिसर्च ना? जी, उन्होंने अपनी रिसर्च में दिखाया कि कैसे वहां पर इश्यूज बदल गए। कैसे? देखिए, एक वक्त था जब वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। उनका मॉडल इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, जैसे सिंगोर और नंदीग्राम में फैक्ट्रीज लगाना। जो कि बुरी तरह फेल हो गया था। हाँ, उसके बाद टीएमसी आई। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, कैश ट्रांसफर वाली पॉपुलिज्म, जैसे कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार योजनाएं। और इससे उन्हें सीधा फायदा भी तो हुआ। बिल्कुल, डेटा देखें तो 2011 में टीएमसी का वोट शेयर 38.93% था 38.93%। और 2021 में बढ़कर वो हो गया 47.94%। 47.94। मतलब लगभग 50% लोग उन्हें पसंद करने लगे। पर इस फ्री कैश बांटने का स्टेट की इकोनॉमी पर तो असर पड़ा होगा। बहुत बुरा असर पड़ा। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो 18 राज्यों की लिस्ट में बंगाल का फिस्कल हेल्थ यानी आर्थिक हालत 16वें नंबर पर गिर गई है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है एक आम नागरिक के लिए? मतलब सीधा है कि सरकार ने लंबे समय के विकास को छोड़कर तुरंत कैश देकर वोट लेने वाली नीति अपना ली। ये तो वैसी बात हो गई ना कि एक मरीज को कोई लंबी बीमारी है और आप उसका प्रॉपर इलाज करने के बजाय उसको बस पेन किलर दे रहे हैं। दर्द तो तुरंत चला जाएगा और मरीज को लगेगा डॉक्टर बहुत बढ़िया है। सही एग्जाम्पल दिया आपने। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो लेफ्ट के सीएम थे, उन्होंने लंबी बीमारी का इलाज करना चाहा, पर उन्हें चुनाव में हार मिली। टीएमसी ने पेन किलर दिया और वो जीत गए। लेकिन इसमें कैच भी तो है ना, अगर पेन किलर काम कर रहा है तो 26 के चुनाव इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं? यही तो रैनाघाट की रिसर्च में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उस पेपर के अनुसार वहां के 69% यानी 69% वोटर्स स्टेट गवर्नमेंट के इस कैश मॉडल को अब नापसंद कर रहे हैं। वेट, वाकई? पैसों के बावजूद? हाँ, वो उस मॉडल को छोड़कर बीजेपी के हिंदू और शरणार्थी हित वाले वादों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खासतौर पर सीएए की वजह से। ओह, सीए और सिटीजनशिप का मुद्दा। इसे पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी कहा जाता है। पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी मतलब यादों की राजनीति? ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, वहां मतुआ कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से आई है। उनके दिमाग में पास्ट में हुए उत्पीड़न या परसिक्यूशन की मेमोरी आज भी फ्रेश है। तो उनके अंदर वो पुराना डर बैठा हुआ है। एकदम। और जब डर अतीत का हो तो वो वर्तमान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पीछे छोड़ देता है। लोगों के लिए अपना अस्तित्व या आइडेंटिटी पैसों से ज्यादा बड़ी हो जाती है। समझ रहा हूँ। जब पहचान और पॉपुलिज्म का मतलब फ्रीबीज और आइडेंटिटी का टकराव होता है तो वही होता है जो बंगाल में इस बार हुआ है, एक हिस्टोरिकल वोटिंग। जी, और अगर आंकड़ों को देखें तो बंगाल में इस बार 92.85% का रिकॉर्ड प्रोविजनल टर्नआउट हुआ है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पता है क्या है? महिलाओं का वोटिंग परसेंट। उन्होंने मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। विमेन्स टर्नआउट 93.24% है, मर्दों का 91 के आसपास था। ये सच में ऐतिहासिक है, हालांकि इसमें थोड़ा डिस्प्यूट भी चल रहा है। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन ईसीआई वाला लफड़ा ना। हाँ, ईसीआई ने आशंका जताई है कि कुछ अनियमितताओं की वजह से शायद रीपोलिंग करनी पड़े। और उधर टीएमसी वहां क्लेम कर रही है कि ईसीआई ने जानबूझकर टोटल वोटर्स का नंबर डिलीट कर दिया है, जिससे मैथमेटिकली परसेंटेज बड़ा दिख रहा है। एक बात यहाँ शेयर करना चाहूंगा। मैंने अभी वो रिपब्लिक टीवी का डिबेट देखा था। उसमें बीजेपी लीडर शिशिर बाजोरिया थे। उन्होंने एक लाइन कही जो बहुत चर्चा में है। उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला कि 50 साल में पहली बार मुर्दों ने वोट नहीं डाला है। ओह, ये तो डायरेक्ट चुनौती थी रूलिंग पार्टी को। हाँ, उनका कहना है कि ये जो 6 करोड़ लोग आए हैं ये निडर होकर वोट डालने निकले हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इतनी ज़्यादा संख्या में खास करके महिलाएं निकलती हैं तो ये साइलेंट वोटर्स क्या कह रहा है? क्या ये किसी एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता परिवर्तन की लहर है या ये अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए आए हैं? देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कहती है कि जब टर्नआउट बढ़ता है तो सरकार बदलती है। पर टीएमसी का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल बेस क्रिएट किया है। अभी तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। बंगाल के हालात तो हमने काफी डिटेल में समझ लिए। अब आते हैं उन बचे हुए 4 राज्यों पर। वहां की पिक्चर थोड़ी क्लियर लग रही है बंगाल की कंपैरेटिवली। हाँ, बाकी 4 राज्यों के एग्जिट पोल्स और सेंटिमेंट एनालिसिस थोड़े सीधे हैं। तो शुरुआत करते हैं असम से। वहां क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? असम में एनडीए को डायरेक्ट एज मिलती दिखाई दे रही है। अच्छा, उसकी मेन वजह क्या है? वहां हेमंत बिस्वा शर्मा का मॉडल काम कर रहा है।
उन्होंने लास्ट माइल वेलफेयर डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह मिक्स किया है, वोटर उस मॉडल से काफी इम्प्रेस्ड लग रहा है। तो वहाँ विकास एक मेजर फैक्टर बन के उभरा है। और साउथ की बात करें, तमिलनाडु में इस बार कुछ हलचल है। तमिलनाडु में वैसे तो MK स्टालिन और DMK का अलायंस अभी भी आगे दिख रहा है। उनकी द्रविडियन पॉलिटिक्स वहाँ अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन इस बार का एक्स फैक्टर है सुपरस्टार विजय। ओ हाँ, विजय की नई पार्टी TVK। एकदम सही। विजय ने एक यंग बेस को टैप किया है। वो लोग जो पुरानी दोनों ट्रेडिशनल पार्टी से थक चुके हैं, उन्हें TVK में उम्मीद दिख रही है। तो चाहे वो गवर्नमेंट ना बनाए, पर किसी ना किसी का गेम जरूर बिगाड़ सकते हैं वो। बिल्कुल, वोट कटवा जरूर बनेंगे। और केरला का क्या अपडेट है? केरला में तो हिस्ट्री रही और 5 साल में पार्टी चेंज होने की। LDF और UDF की लगाई। केरला में इस बार एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है। LDF और UDF के मुकाबला तो कड़ी टक्कर वाला है, लेकिन वहां एक NDA का थर्ड एंगल क्रिएट हो गया है इस थर्ड बार। एंगल कैसे? हाँ, वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं और कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स का शिफ्ट देखने को मिला है, उस वजह से NDA वहाँ एक रोबस्ट थर्ड फोर्स बनकर निकल रही है, जो रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, तो ट्रेडिशनल ड्यूओपोली टूटने के कगार पर है कहीं ना कहीं। और पुडुचेरी के बारे में छोटी सी ऑब्जर्वेशन। पुदुचेरी में NDA क्लियर कट लीड में दिखाई दे रही है। वहाँ के लोकल इश्यूज को उन्होंने बेहतर एड्रेस किया है। तो अगर इस सबको रैप अप किया जाए, इन सभी राज्यों को, तो बाकी जगह ठीक है, पर बंगाल का 92% टर्नआउट अभी भी सबसे बड़ा सस्पेंस है। वो एक एनिग्मा है जिसे रिजॉल्व होने में 4 मई तक का वक्त लगेगा। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव एक्सप्लोरेशन को समेटते हुए अगर हम सब सोर्सेज और डेटा को एक जगह रखें, तो समझ आता है कि 2026 के चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं। सही कहा। एक तरफ AI और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर इंसानी दर, मेमोरी और बेसिक नीड्स की लड़ाई है। आज हम सच में एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन में हैं। अगर आप ध्यान दें, पोलिंग एजेंसीज जो कि इंसानों द्वारा चलाई जाती हैं, वो आम आदमी का मन नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि लोग डर के मारे चुप हैं। हाँ, फिजिकल दुनिया में वोटर्स शांत है, पर डिजिटल दुनिया में वही इंसान सोशल मीडिया पर इतना कुछ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली शेयर कर रहा है कि AI के एल्गोरिदम्स उसकी खामोशी के पीछे का सच आसानी से डिकोड कर रहे हैं। वाओ, ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही डीप है। तो मैं यही सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि क्या फ्यूचर की डेमोक्रेसी में मशीन हमारे पॉलिटिकल व्यूज को हमसे बेहतर समझने लगेंगे? वो विचार जो हम किसी दूसरे इंसान से बताने में शर्माते हैं या डरते हैं। क्या बात है, क्या तगड़ा सवाल छोड़ा है आपने। सच में, क्या मशीन्स एक दिन इंसान के जहन का नक्शा हमसे अच्छे से पढ़ लेंगी? ये श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, 4 मई को नतीजों के बाद पता चली जाएगा कि AI मॉडल सही थे या खामोश वोटर ने अपना खेल अपने तरीके से खेला। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।